गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट, मतलब कि कुछ डिफरेंस की बात करेंगे। किसकी? डिफरेंस की। तो डिफरेंस में जैसे आपके मान लिया जाए तो प्लाज्मिड्स के डीएनए, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड मतलब कि एक मतलब बैक्टीरिया ही है, ठीक है, और गुणसूत्र डीएनए के जीवाणु का, ठीक है। तो हम डीएनए के जीवाणु के हम बात करेंगे। तो चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। इनका आकार जो होता है छोटा होता है, मतलब ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, अतः जीन की संख्या बहुत कम होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि 30 से कम होती है। जबकि क्या होते हैं, गुणसूत्रों के डीएनए में क्या होता है, आकार बहुत बड़ा होता है, ये आकार में बड़े होते हैं और इनकी संख्या भी बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या है, संख्या में 1 से 100 या अधिक होते हैं। मतलब जो प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं ये संख्या में 1 से लेकर 100 या फिर उससे अधिक होते हैं। जबकि मतलब कि डीएनए होते हैं वो संख्या में एक ही होता है। डीएनए में क्या होते हैं, जो संख्या होती है एक ही होती है। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, यह जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं किंतु कुछ अतिरिक्त क्षमताएं प्रदान करता है, प्रोटीन नहीं होती है। और जबकि इसमें गुणसूत्रीय डीएनए में की बात करते हैं तो जीवाणु के जीवन के लिए आवश्यक होता है, कुछ प्रोटीन से जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? प्रोटीन से जुड़ी होती है। अब चौथा पॉइंट बात करते हैं, एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता जीन उपस्थित है, इनका स्वतः क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता, ये मतलब कि इनमें प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है और इनका स्वतः क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। मतलब अपने आप में रेप्लिकेशन होता है। जबकि इसमें प्रतिरोधकता जीन क्या होती है, अनुपस्थित होता है और इनमें रेप्लिकेशन क्रिया नहीं हो पाती है अपने आप में, ठीक है। और इसमें कंजुगेशन में भाग लेते हैं और जबकि ये कंजुगेशन में भाग नहीं लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द एग्जाम्स, ठीक है। तो ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है और ये केमिस्ट्री के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। और बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री में भी आता है, डीएनए और आरएनए का पार्ट्स होता है, ठीक है। और डिफरेंस कई बार क्वेश्चन से पुटअप करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं डीएनए की और आरएनए। तो डीएनए क्या होते हैं, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है और जबकि आरएनए में क्या होती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है। तो इसमें पिरिडीन की दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें पिरिडीन, क्षारक एडेनिन तथा थायमिन होते हैं और ये अधिक स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? ये अधिक स्थायी पाए जाते हैं। और इसमें थायमिन और एडेनिन के क्या होते हैं, परमानेंट पाए जाते हैं। और जबकि आरएनए में क्या होते हैं, इनमें पिरामिडीन, क्षारक एडेनिन तथा यूरेसिल होते हैं और ये तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होते हैं। मतलब ये तुलना में इसके क्या होते हैं, कम स्थायी, मतलब कम स्टेबल होते हैं, ठीक है। जबकि थर्ड पॉइंट देखिए डीएनए का, तो एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर तथा साइटोसिन की मात्रा गुआनिन के बराबर होती है। मतलब एडेनिन और थायमिन और साइटोसिन तथा गुआनिन, मतलब इनकी मात्रा क्या होती है, समान मात्रा में होती है। और जबकि इसमें क्या होती है, आवश्यक नहीं है कि एडेनिन और थायमिन की मात्रा क्या हो, बराबर हो, और गुआनिन और साइटोसिन की मात्रा बराबर हो, मतलब ये जरूरी नहीं है। जबकि इसमें क्या होता है, यह प्रायः द्विरज्जुक होता है। मतलब द्विरज्जुक मतलब कि डबल हेलिकल होता है। कौन? डीएनए। मतलब इसमें डबल हेलिकल्स पाए जाते हैं, जो मतलब एक लेफ्ट साइड से बनता है हेलिकल और एक मतलब कि राइट साइड से हेलिकल बनता है। तो मतलब ये फीते के समान हेलिकल बनाते हैं। और जो मतलब ऐसा हेलिक्स मॉडल्स किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने बताया था, हेलिकल्स जिसे बोलते हैं द्विरज्जुक, ठीक है। और यह प्रायः क्या होता है, एक सिंगल हेलिकल्स होते हैं। कौन? आरएनए जो होते हैं सिंगल हेलिकल्स होते हैं। तो चलिए अगले बात कर लेते हैं पांचवा पॉइंट्स में, यह स्वयं क्या होते हैं, रेप्लिकेटेड होते हैं और ये स्वयं रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये स्वयं क्या क्या प्रतिकृत हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है और इसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, आरएनए। आरएनए की बात करते हैं, ये प्रायः स्वयं क्या करता है, प्रतिकृत नहीं होता। मतलब कि मतलब ये कह सकते हो रेप्लिकेशन या रेप्लिकेटेड नहीं हो सकता। इसका निर्माण डीएनए के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो डीएनए के द्वारा ही होता है। जबकि डीएनए क्या करता है, अब स्वयं क्या करता है, रेप्लिकेट हो जाता है और स्वयं भाग लेता है, ठीक है। अब
6.1 देखेंगे, 6वां पॉइंट देखेंगे इसका। सभी कोशिकाएं जीवों में अनुवांशिक पदार्थ है। क्या सभी कोशिकाएं जीवों में अनुवांशिक पदार्थ है? और ये केवल कुछ जीवाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो विषाणु होते हैं उनमें केवल अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डीएनए खंड का पृथक्करण या विलगन। मतलब ये कहे तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, इसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो डीएनए खंड फॉस्फेट अणु की उपस्थिति के कारण क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है इसमें, ऋणावेशित चार्ज पाया जाता है, ठीक है, फॉस्फेट अणु की उपस्थिति के कारण। तो जो डीएनए का खंड होता है उसमें कौन सा चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, ठीक है। और डीएनए के खंडों की लंबाई अलग अलग होने पर उनका आवेश भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और खंडों की जो लंबाई होती अलग अलग होने के कारण इनमें आवेश भी क्या पाए जाते हैं, अलग पाए जाते हैं। या कह सकते हैं इसमें माइनस चार्ज होता है या फिर निगेटिव चार्ज होता है। आवेशों की इस भिन्नता का उपयोग विभिन्न लंबाई वाले डीएनए को एक विद्युत क्षेत्र में रखकर तथा उनको बलपूर्वक धनावेशित इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की ओर क्या होता भेजने में किया जा सकता है। और ये उन्हीं की ओर जाते हैं, मतलब कि धनायन ऋणायन की ओर जाएगा, ऋणायन धनायन मतलब अपोजिट साइड में जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एगारोज जेल पाया जाता है। जो एगारोज जेल क्या काम करता है, में संपन्न किए जाने के कारण यह तकनीक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। तो डीएनए खंडों का पृथक्करण क्या होता है, निम्नलिखित दो सिद्धांतों पर होता है। डीएनए का पृथक्करण कितने पर होता है, दो सिद्धांतों पर होता है। और जिसमें अलग किए जा रहे आवेशित अणुओं की वैद्युत संचलनी क्षमता होती है और एगारोज जेल का चलनी प्रभाव होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, वेल्स एंड डीएनए स्टेप्स। इसमें मतलब चित्र में आप लोगों ने देखा होगा कि एक लार्जेस्ट डीएनए है और एक स्मॉलेस्ट डीएनए है। और वेल्स मीन्स क्या होता है, कूप यानी कुआं, जिसे हम बोलते हैं कुआं, ठीक है, या फिर कूप कह सकते हैं। तो चलिए इस चित्र को देखते हुए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो डीएनए के छोटे खंड एनोड की ओर पहले जाते हैं। किसकी ओर जाते हैं, जो डीएनए का पार्टिकल्स होता है वो किसकी ओर जाता है, एनोड की ओर जाता है। जबकि क्योंकि चलनी माध्यम में इनका रोध कम होता है, यानी जब ये चालन करते हैं तो इनका रोध बहुत कम हो जाता है, इसलिए ये क्या होता है, एनोड की ओर चले जाते हैं, ठीक है। तो एनोड के धनावेश में यह तेजी से उस ओर खींच जाते हैं। क्या करते हैं, एनोड की ओर ये धनावेश की ओर ये तेजी से क्या हो जाते हैं, खींच जाते हैं। तात्पर्य है कि डीएनए खंडों का अलग होना उनके आकार पर निर्भर करता है। किसके आकार पर, उनके जो डीएनए के आकार होते हैं उस पर निर्भर करता है। तो डीएनए के जो सैंपल को क्या करता है, कूप की ओर रखा जाता है या वेल्स की ओर रखा जाता है और खंड अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं। क्या करते हैं, जो खंड होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मतलब गति करते हैं, मोशन करते हैं। और इस चित्र के अनुसार हम देखते हैं कि कूप में ऐसा डीएनए दिखाया गया है जो क्या है, उपचारित नहीं होता है, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में से काटा नहीं गया है। और जेल में इसकी गति क्या है, मुश्किल होती है। और क्योंकि यह बहुत बड़ा अणु है और इनमें कूपों में 5 डीएनए प्रदर्श के लिए जिनके छोटे छोटे खंड होते हैं और कूपों में संचलित डीएनए प्रदर्श के लिए कहे गए हैं, जिनके छोटे छोटे खंड वैद्युत संचलनी गति या फिर चालनी प्रभाव के कारण आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अभिरंजन। अभिरंजन क्या होता है, डाई करना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डाई करना। या फिर अभिरंजन मतलब स्टेन करना, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, अभिरंजित करना या स्टेन करना। तो डीएनए अणु में कोई रंग नहीं होता है। तो पहली बात याद रखेंगे कि जो डीएनए का रंग कोई नहीं होता है। और अतः एगारोज जेल में डीएनए के पृथक्करण के द्वारा देखा नहीं जा सकता है, अणुओं को देखा नहीं जा सकता, डीएनए के पृथक्कृत अणुओं को देखा नहीं जा सकता है। अतः डीएनए खंडों को
इथिडियम ब्रोमाइड से, क्या बोलते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड एक केमिकल है और इसी से हम क्या करते हैं, स्टेन किया जाता है। और इससे डीएनए को पराबैंगनी मतलब पराबैंगनी या जिसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें, यह प्रकाश में देखने पर यह चमकीले रंग के दिखते हैं, क्या ब्राइट कलर के रंग के दिखाई देते हैं, जिसे इसे पृथक किया जा सकता है। फिर क्या है, जब ये ब्राइट रंग के दिखते हैं तो इसे हम पृथक कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसी के। तो इल्यूशन क्या होता है, जिसे छालन कहते हैं। तो इल्यूशन अभिरंजित डीएनए की पट्टियों को एगर और जेल में काटकर निकालना तथा जेल के टुकड़ों से, मतलब जो जेल के टुकड़े से डीएनए को क्या है निकालना, क्या कहलाता है, छालन या फिर इल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, छालन या इल्यूशन कहलाता है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं क्लोनिंग संवाहक। क्लोनिंग संवाहक क्या होता है, डीएनए अणु जिसमें किसी पोषक कोशिका में गुणन रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है तथा जिसमें क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है, वाहक कहलाता है। क्या कहलाता है, वाहक या फिर वेक्टर कहलाता है। जिसमें क्या होता है, डीएनए अणु जिसमें किसी पोषक कोशिका में रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है या गुणन करने की क्षमता होती है, जिसमें क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है, वाहक कहलाता है। क्या कहलाता है, वाहक कहलाता है। तो वाहक जैसे कि पुनर्योग है, डीएनए उत्पादन में क्लोनिंग संवाहक के निम्नलिखित 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। कितने प्रमुख उद्देश्य होते हैं, 3 प्रमुख उद्देश्य पाए जाते हैं। तो चलिए पहले उद्देश्य ये होते हैं कि किसी विशिष्ट डीएनए खंड की असंख्य प्रतियां प्राप्त करने हेतु किया जाता है। क्या करते हैं, असंख्य प्रतियां प्राप्त की जा सकती है। दूसरी पॉइंट है किसी जीन से उत्पन्न प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा प्राप्त करने हेतु। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी जीन को जीवधारी के गुणसूत्र में जोड़ने हेतु जहां यह जीन स्वयं को क्या प्रदर्शित कर सके। तो इस तरह से क्या होते हैं, इनकी कंडीशन होती है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु डीएनए खंडों को ऐसे डीएनए अणुओं के साथ जोड़ा जाता है जो स्वयं क्या होते हैं, प्रतिकृत होते रहते हैं। और ऐसे डीएनए अणु जो वेक्टर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऐसे डीएनए अणु को हम वेक्टर या फिर संवाहक कहते हैं। ठीक है, तो जीवाणु, प्लाज्मिड तथा डीएनए युक्त विषाणु सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। सर्वाधिक मतलब कि प्लाज्मिड, जीवाणु और विषाणु ये सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। ठीक है, और इनके क्या होते हैं, इन संवाहकों में मतलब आवश्यक डीएनए खंडों को जोड़कर इन संवाहकों को उपयुक्त होस्ट यानी पोषद में प्रवेश करा दिया जाता है, जहां ये संवाहक क्या होते हैं, पोषद कोशिका के साथ अथवा पोषद कोशिका में स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, विभाजित होकर अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। इस प्रकार इन संवाहकों में वांछनीय डीएनए खंडों को पुनर्योजित करके वांछनीय जीन की संख्या प्रतियां प्राप्त की जा सकती है, मतलब उनकी एक नई कॉपियां निकाली जा सकती है। ठीक है, तो जीवाणुओं में पाए जाने वाले प्लाज्मिड जीवाणुओं में अर्थात गुणसूत्रीय डीएनए में स्वतंत्र रूप से गुणन करते हैं, क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। और जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरिया फेज, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया फेज, जीवाणु भोजी को क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया फेज का डीएनए जीवाणु कोशिका में रेप्लिकेशन करता है और एक जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ऐसे भी कहा जा सकते हैं कि जीवाणु कोशिका में उनकी बहुत सी प्रतियां या कॉपियां मिलती है या कॉपीज मिलती हैं। इस प्रकार कुछ प्लाज्मिड की संख्या जीवाणु कोशिका में 1 या 2 होती है, जबकि कुछ प्लाज्मिड में 100 या अधिक प्रतियां भी पाई जाती हैं। किसी प्रजाति डीएनए खंड को इन प्लाज्मिड में जोड़ने पर इन प्लाज्मिड की कॉपी संख्या का समान डीएनए खंड की भी कॉपी संख्या होगी। तो संवाहकों के गुण, तो आगे हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। तो किसी भी बाह्य केंद्र की डीएनए का वेक्टर के रूप में प्रयोग करने हेतु इसमें निम्नलिखित गुणों का होना
आवश्यक होता है। तो चलिए बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर हम इसे बोलते हैं ओरी। क्या बोलते हैं? ओरी। तो प्लाज्मिड का वह स्थल जहाँ पे प्रति मतलब रेप्लिकेशन, क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन का प्रारंभ होता है, तो रेप्लिकेशन की उत्पत्ति या ओरी कहलाती है। क्या कहलाती है वो? उत्पत्ति या ओरी कहलाती है। और प्लाज्मिड में ऐसे क्रम प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? उपस्थित होते रहते हैं। ऐसे क्रम क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से, मतलब प्रकृति के रूप से क्या होते हैं? होते रहते हैं। और विजातीय डीएनए को इस ओरी अनुक्रम में साथ जोड़ने पर वह प्लाज्मिड के साथ गुणन कर सकता है। क्या कर सकता है? अगर हम विजातीय डीएनए को क्या करते हैं, उसके साथ ओरी के अनुक्रम के साथ जोड़ने पर वह प्लाज्मिड के साथ ही रेप्लिकेशन कर सकता है। और यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिकृति संख्या या कॉपी नंबर के नियंत्रण हेतु भी उत्तरदायी होता है। और क्लोनिंग के लिए इसे वाहक का चयन किया जाता है, जिसका उत्पत्ति स्थल ओरी अधिक प्रतिलिपि संख्या बनाने में सक्षम होता है। थैंक यू क्लास।